नमस्कार। आज हम मणिपुर की तरफ देख रहे हैं। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो इस पूर्वोत्तर राज्य के हालिया घटनाओं के कई पहलू देखती हैं, जातीय, राजनीतिक, ऐतिहासिक, प्रशासनिक भी। हाँ, बिल्कुल। कोशिश ये समझने की है कि ये जो पूरी उथल-पुथल मची जी। उसके पीछे की परतें क्या हैं असल में। सही है। मणिपुर की अपनी एक खास पहचान है ना, पूर्वोत्तर में, भौगोलिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी। हाँ, और वहाँ के जो मुख्य समुदाय हैं, जैसे घाटी में मैतेई समुदाय ज्यादा हैं। जी, और पहाड़ी इलाकों में कुकी और नागा समुदाय। ये लोग साथ रहते आए हैं हिस्टोरिकली, लेकिन तनाव भी बीच बीच में उभरता रहा है। बिल्कुल। और 2023-24 में तो ये तनाव मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ, वो चिंगारी जैसे शोला बन गई। वही। और तात्कालिक वजह जो बनी वो थी मैतेई समुदाय के अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी दर्जे की मांग। अच्छा। हाँ, और इसका जो पहाड़ी जनजातियां हैं, खासकर कुकी समुदाय, उन्होंने जोरदार विरोध किया। उन्हें डर था कि उनकी जमीनें चली जाएंगी, उनकी पहचान को खतरा होगा। हाँ। और ये दिलचस्प है कि कैसे दशकों पुराने मुद्दे जैसे जमीन और पहचान वाले, वो इस एक मांग से, मतलब एसटी दर्जे की मांग से अचानक इतने हिंसक हो गए। हाँ, मतलब ये सिर्फ आरक्षण का मुद्दा नहीं था, उससे कहीं गहरा था। बिल्कुल, कहीं गहरा। और फिर वो मणिपुर हाईकोर्ट का एक आदेश आया जिसने कहा कि राज्य सरकार इस मांग पर विचार करे। उसने तो जैसे आग में घी डाल दिया। सही कहा। उसके बाद तो हिंसा भड़क गई। मतलब स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखी। फिर वही हुआ, इंटरनेट बंद, कर्फ्यू लगाना पड़ा, सेना बुलानी पड़ी, ये सब जरूरी हो गया। और इस हिंसा का असर बहुत ही भयानक रहा। दोनों समुदायों के बीच मैते और कुकी सीधी झड़पें हुई। पूजा स्थल जलाए गए, घर जलाए गए, कई गांव के गांव खाली हो गए, हजारों लोग विस्थापित हो गए अपने ही राज्य में। ये तो बहुत ही दुखद है। और आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। 2024 के मध्य तक देखें तो करीब 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। अरे बाप रे। और सैकड़ों लोग घायल थे। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उजड़े हुए परिवार हैं, जिंदगियां हैं। बिल्कुल। और इसमें सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं ना। हाँ, काफी उठे हैं। राज्य सरकार पर आरोप लगे कि वो मैतेई समुदाय का पक्ष ले रही है। अच्छा। और केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रिया थी उसे कई लोगों ने माना कि वो देर से आई और शायद उतनी प्रभावी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। मतलब धीमी और अपर्याप्त लगी। जी। और असम राइफल्स, सेना, सीआरपीएफ ये सब तैनात तो थे, लेकिन स्थिति को काबू करने में जो चुनौतियां आईं वो भी साफ दिखी। याद है कि सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा, जैसा मुझे याद आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि एक निष्पक्ष शासन की जरूरत है जो बिना किसी पक्षपात के काम करे। ये अपने आप में दिखाता है कि मामला कितना गंभीर था। जी। अच्छा, ये तो हुए जातीय और राजनीतिक तनाव, लेकिन क्या कुछ और भी पहलू हैं जो इसे और ज्यादा उलझा देते हैं? हाँ, एक और महत्वपूर्ण पहलू है। ये इलाका, खासकर जो कुकी जोमी बहुल क्षेत्र है, वो भौगोलिक रूप से बहुत संवेदनशील है। म्यांमार बॉर्डर के पास होने की वजह से। बिल्कुल, म्यांमार से सटा हुआ है। और वो जो गोल्डन ट्रायंगल है, हाँ, ड्रग्स वाला एरिया। हाँ, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड का वो अफीम उत्पादक क्षेत्र, वहां से आने वाले ड्रग्स और हथियारों के लिए ये एक तरह का ट्रांजिट रूट बन गया है। अच्छा, ये भी एक एंगल है। जी। और मणिपुर में जो पहले से उग्रवादी समूह सक्रिय हैं, उनके विदेशी कनेक्शन की बातें भी सामने आई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि सीमावर्ती राज्यों को अस्थिर करने में शायद चीन की तरफ से भी कोई फंडिंग या समर्थन हो सकता है, पर ये दावे विवादित है, इनकी पुष्टि नहीं है। लेकिन ये बाहरी तत्व मामले को और जटिल बना देते हैं। बिल्कुल, ये स्थानीय संघर्ष को और हवा देते हैं। तो ये सिर्फ अंदरूनी मामला नहीं रह जाता, इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा होगा? जाहिर है, बहुत बुरा। असर तो बहुत ही गहरा और दुखद है। रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। स्कूल बंद, अस्पताल ठीक से काम नहीं कर पा रहे, ट्रांसपोर्टेशन ठप। लेकिन शायद उससे भी ज्यादा भयानक है लोगों के मन में बैठा डर, अविश्वास, एक गहरा सदमा है। खासकर महिलाओं और बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। हाँ, जब समाज ऐसे बढ़ जाए और बाहरी तत्व भी हों तो आम नागरिक ही सबसे ज्यादा पिसता है। बिल्कुल। और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर ध्यान कैसे गया? मीडिया में कवरेज कैसी रही? देखिए, विडंबना ये है कि शुरुआत में राष्ट्रीय मीडिया में इस पर उतनी बात नहीं हुई जितनी शायद होनी चाहिए थी। अच्छा, शुरू में कवरेज कम थी? हाँ, कम थी या फिर उतनी गहराई से नहीं थी। जब कवरेज बढ़ी भी तो कई बार लगा कि या तो देर हो गई है या फिर मामले का राजनीतिकरण हो रहा है। मतलब पक्ष विपक्ष ज्यादा होने लगा।
हाँ, और उसमें जो पीड़ित थे, उनकी असली आवाज कहीं दब सी गई या खो गई। मुद्दे को समझने की कोशिश कम, पक्ष लेने की होड़ ज्यादा दिखी। ये अक्सर होता है ऐसे संवेदनशील मामलों में। तो अब इन सब स्रोतों को देखते हुए आगे का रास्ता क्या दिखता है? कोई समाधान की उम्मीद? स्रोत यही इशारा करते हैं कि समाधान कोई आसान या एक तरफा नहीं होगा। सबसे पहली जरूरत तो ये है कि जितने भी पक्ष हैं, उनके बीच ईमानदारी से बातचीत शुरू हो। ठीक है। दूसरा, शासन व्यवस्था ऐसी हो जो सबको साथ लेकर चले, किसी एक समुदाय की तरफ झुकी हुई ना लगे, समावेशी हो। निष्पक्ष शासन। जी। और तीसरा, राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। सिर्फ बयान नहीं, एक्शन भी दिखे। सही बात है। और शायद सबसे जरूरी, जो लोग इस हिंसा से प्रभावित हुए हैं, उनके दर्द को समझना होगा, उसे स्वीकार करना होगा और भरोसे को फिर से बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना होगा। बिल्कुल सही कहा। भरोसे की बहाली सबसे अहम है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये कि जब किसी इतने संवेदनशील सीमावर्ती इलाके में, जहां बाहरी दखलंदाजी के आरोप हों, अवैध गतिविधियों के रास्ते हों, जी। वहां अगर लंबे समय तक ऐसी अस्थिरता बनी रहती है, तो इसका असर क्या सिर्फ उस इलाके के तात्कालिक संघर्ष तक ही रहता है, या फिर ये देश की पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक कहीं ज्यादा बड़ा खतरा बन जाता है? इस पर सोचना जरूरी है।